Namaskar, Dr. Shuchika, and welcome to Fertility Dost. Okay, Purnima ji, and thank you so much for the generous introduction. And thank you so much for calling me here. And as you rightly said, that tubal factor, यानी ट्यूब्स का ब्लॉक होना या बंद होना, ये इतना ignored एक पार्ट हो जाता है infertility का, because what we do is that we keep discussing about PCOS, we keep discussing about male infertility, because जहाँ तक हम लोग नोटिस कर रहे हैं एज फर्टिलिटी कंसल्टेंट, अवेयरनेस इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। लाइक पीसीओएस को लेकर, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस को लेकर आजकल पेशेंट्स या जनरल एक पॉपुलेशन बहुत अवेयर हो गई है। पर हार्डली एनीबडी थिंक्स अबाउट ट्यूब्स। जब भी फर्टिलिटी नहीं हो रही है, बहुत कॉमन कंसेप्शन जो माइंड में आता है पेशेंट्स के, वो ये आता है कि शायद पीसीओएस की वजह से नहीं हो पा रहा है, या फिर और किसी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं हो पा रहा है। बट व्हेन वी एक्चुअली चेक देम, वी फाइंड इन अ लॉट ऑफ केसेस, we get to know that the tubes are not working या tubes अच्छे नहीं होने के कारण से infertility है। So thank you so much for selecting this topic. डॉक्टर, जैसे आपने बोला कि अवेयरनेस नहीं है, यूजली when we receive call or when we counsel people related to infertility issues, तो हमारा सवाल जब लोगों के पास जाता है कि क्या आपने ट्यूबल टेस्ट करवाया, ट्यूब पेटेंसी, सिंपल एचएसजी, तो उनको लगता है कि नहीं, डॉक्टर ने बोला नहीं और हमें कोई जरूरत भी नहीं लगी। एंड नेक्स्ट इज कि जब अल्ट्रासाउंड हुआ तब उनको कुछ ऐसा दिखा नहीं। तो एक बहुत जर्नल सा सवाल, क्या सच में वी कैन चेक द पेटेंसी ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स इन सिंपल टीवीएस और स्कैन? देखिए, जो हम एक बेसिक जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड इज अ वेरी गुड डायग्नोस्टिक टूल फॉर ओवरीज एंड यूट्रस। यूट्रस और ओवरीज के प्रॉब्लम हमें बहुत इजीली अल्ट्रासाउंड में नजर आ जाते हैं। पर ट्यूब्स इतना, आप कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी थिन स्ट्रक्चर, इतना थिन होता है कि हमें नॉर्मल ट्यूब्स अल्ट्रासाउंड पे विजिबल नहीं होती हैं। ट्यूब्स हमें अल्ट्रासाउंड पे तभी विजिबल होती हैं अगर ट्यूब्स में स्वेलिंग है या ट्यूब्स में कुछ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, जिसको हम हाइड्रोसल्फिंक्स कहते हैं। तो स्वॉलन और इन्फेक्टेड ट्यूब्स में स्टिल बी विजिबल ऑन एन अल्ट्रासाउंड। एंड इन मेनी केसेस हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, उस टाइम पर हम लोगों को एक अंदाजा हो जाता है कि इस पर्टिकुलर कपल में या इस पर्टिकुलर फीमेल में ट्यूबल फैक्टर हो सकता है। बट स्टिल अगर हमें ट्यूब नजर नहीं आ रही अल्ट्रासाउंड में, तो भी हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते हैं ट्यूबल फैक्टर। वी कैन नॉट। ओके, सो यू सजेस्ट दैट अलग से एचएसजी टेस्ट अलग से। कराना इज रियली यस, इम्पोर्टेंट। यस, And इट्स इम्पोर्टेंट। Dr. Mangal, usually it happens that people says ki after HSG test there was a line written in the end of report, late spill, delayed spill, and after that doctor suggested for laparoscopy. So actual राइट। में उस line का लिखा होना क्या बताता है? And again laparoscopy, what could be achieved with this laparoscopy? देखिए, एचएसटी जो हिस्टोसल्पिंगोग्राफी है, पहले तो मैं ये आपको बताती हूँ ये किस तरीके से की जाती है। इसमें हम लोग सर्विक्स जो यूट्रस का माउथ है, वहां से हम लोग एक डाई को इंजेक्ट करते हैं, एंड थ्रू अल्ट्रासाउंड वी कैप्चर द इमेजेस की डाई कैसे ट्रेवल कर रही है। इफ द ट्यूब्स आर पेटेंट, ट्यूब्स ओपन है, तो हमें पूरा डाई का मूवमेंट नजर आता है और डाई बाहर निकलता हुआ भी हमें नजर आता है। जो आप बोल रहे हैं कि डीलेड स्पिल है, डीलेड स्पिल मतलब डाई आ तो रहा है पर देर से आ रहा है। देखिए, देयर आर लिमिटेशंस टू एनी टेस्ट। जहां हम एक्सरे से देख रहे हैं, वहां हम लोग डिपेंडेंट एक्सरे पे हैं। डाई का देर से निकलना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार एचएसजी, क्योंकि ये थोड़ा पेनफुल टेस्ट है, इसकी वजह से ट्यूब्स पास में चली जाती हैं, या फिर एक टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से डाई नहीं नजर आ पाती है, या काफी देर से हमें एचएसजी में नजर आती है। तो जब भी एचएसजी में हमें ट्यूब्स में डीलेड स्पिल मिलता है, या फिर कई बार स्पाज्म की वजह से हमें नजर नहीं आ रहा है फिल्म में कुछ भी, तो हम लोग लैप्रोस्कोपी के लिए हमेशा सजेस्ट करते हैं, बिकॉज लैप्रोस्कोपी इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। यानी कि हमें लैप्रोस्कोपी, बिकॉज पेशेंट इज अंडर एनेस्थीसिया, पहली बात तो पेशेंट पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, तो पेन का कोई फैक्टर नहीं रहता है। एंड द अदर थिंग इज दैट वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सरेज। लैप्रोस्कोपी में हम लोग एक कैमरा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके एब्डोमेन में, एंड डायरेक्टली थ्रू आवर आईज वी कैन सी व्हाट इज देयर इनसाइड। तो अभी डाई आ रहा है, तो हम लोग एब्सोल्युटली, वी आर एब्सोल्युटली श्योर व्हाट वी आर लुकिंग एट। डाई कब आ रहा है, डीलेड आ रहा है, धीरे आ रहा है,
एक ट्यूब से आ रहा है, दोनों ट्यूब से आ रहा है, हमें एग्जैक्टली exactly उस चीज का पता लग जाता है। तो सिर्फ एचएसजी के बेसिस पे, हाँ एचएसजी अगर नॉर्मल है तो हम उसको एक नॉर्मल ट्यूब कह सकते हैं, और अगर हम्म। एचएसजी नॉर्मल है या कुछ भी उसमें फाइंडिंग हमें मेंशन किया है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंफर्म द फाइंडिंग विद अ लैप्रोस्कोप। Right. So we can say that if doctor suggests you any further procedure or any further test related to your fallopian tube patency, then please go यस। ahead. यस। डॉक्टर मंगल, यूजुअली एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के केसेस जब आते हैं, देन डॉक्टर जस्ट टॉक अबाउट कि आपके ट्यूब्स में कुछ इशू होगा. सो कुड वी रिलेट एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद ट्यूबल फैक्टर ऑल्सो? यस। देखिए, जब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पहली बात तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि प्रेगनेंसी हुआ तो सही, पर यूट्रस में होने की जगह वो ट्यूब्स में हो गया है ना। तो अभी एज वी ऑल नो, आई थिंक हम इतना अभी समझ पा रहे हैं कि ट्यूब वो एक स्ट्रक्चर है जो ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि जब एग ट्रैवल करके यूट्रस तक पहुंचता है तो उसे ट्यूब से होकर गुजरना पड़ता है। तो ट्यूब्स में प्रेगनेंसी हो जाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन होता है ट्यूबल फैक्टर, यानी कि ट्यूब्स आपके अच्छे नहीं है, बिकॉज जब एग ट्रेवल करता है तो ट्यूब्स में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस आने चाहिए जिसकी वजह से एग यूट्रस तक पहुंचेगा। या तो ट्यूब बहुत ज्यादा हमारा बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब है, या फिर हम जिसको कहते हैं ट्यूब लाइक, बिल्कुल उसमें कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे नहीं आ रहे हैं, इस वजह से एग ट्यूब में ही हमारा रह गया है और स्पर्म्स से वहीं पर फर्टिलाइज होकर वहीं प्रेगनेंसी हो गया है। या फिर ट्यूब में कुछ पार्शियल ब्लॉक था, इस वजह से एग आगे ट्रेवल नहीं कर पाया। तो वेरी वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज डिजीज ट्यूब, यानी ट्यूब का अच्छा नहीं होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक मेजर कारण हो सकता है। Right. So next time, if you have history of ectopic pregnancies, then please, as suggested by डॉक्टर मंगल, आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या ट्यूबल फैक्टर तो ही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा. Doctor, we have one query related to blocked fallopian tube also. What should I choose, IUI or IVF for one blocked fallopian tube? सी वन ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब्स मींस एक ट्यूब आपका बंद है, द अदर Hmm. ट्यूब इज पेटेंट, द अदर ट्यूब इज गुड। तो इट डिपेंड्स ऑन द फाइंडिंग, किस तरीके से आपका जो पेटेंट जो बताया गया है ना ट्यूब की, आपका वन ट्यूब ओपन है, वो किस तरीके से बताया गया है। सपोज ओपन तो है पर बहुत अच्छा नहीं है, डिजीज है, यानी कि हमने लैप्रोस्कोपी की तो हमें लगा कि ट्यूब ओपन तो है पर बहुत ज्यादा चिपका हुआ है। तो इन सच केसेस व्हाट वी से मेडिकल टर्म्स में हम जो बोलते हैं कि एनाटॉमिकली, यानी कि दिखने में ट्यूब ओपन है बट फंक्शनली इट्स नॉट अ वेरी गुड ट्यूब, काम बहुत अच्छे से नहीं कर रहा है। तो ट्यूब का ओपन होना सिर्फ एक डिटर्मिनिंग या डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, किस तरह की कंडीशन है ट्यूब की। अगर ट्यूब अच्छा है बट डिजीज्ड है तो आईयूआई में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बट अगर जो हमारा सिंगल ट्यूब ओपन है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, डिजीज फ्री है, तो हम लोग डेफिनेटली आईयूआई प्लान कर सकते हैं। बट अगेन ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आईयूआई हम तभी प्लान करेंगे जब एग आपका ओपन ट्यूब के साइड बनेगा। सो सपोज वी आर प्लानिंग फॉर 3 cycles ऑफ आईयूआई, देन 3 cycles may take 6 months, बिकॉज कभी राइट पे आ रहा है, कभी लेफ्ट पे आ रहा है। तो आपका ओपन साइड पर जब भी एग बनेगा तभी हम लोग आईयूआई अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदर थिंग इज, इफ यू आर कंफ्यूज कि अभी हमें आईयूआई देख सेलेक्ट करना चाहिए, चूज करना चाहिए या डायरेक्टली आईवीएफ पे जाना चाहिए, तो इफ यू हैव एनी एसोसिएटेड फैक्टर, वी ऑलवेज टेल दिस टू आवर पेशेंट्स। अगर आपका एज ज्यादा है, सिंगल ट्यूब है, गो फॉर आईवीएफ। अगर साथ में एसोसिएटेड मेल फैक्टर है, स्पर्म्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो भी इवन आईयूआई इज नॉट गोइंग टू गिव अस वेरी गुड रिजल्ट। तो यंग पेशेंट है, यंग कपल है, ज्यादा टाइम से ट्राई नहीं कर रहा है, सिंगल ट्यूब ब्लॉक्ड है, एज ज्यादा नहीं है, हस्बैंड के स्पर्म्स ठीक है, तो डेफिनेटली यस, गो ahead with IUI. We have seen many cases, those who have conceived with single functional tube. Right. So again, we can say that each and every factor is important while deciding IUI or IVF. डॉक्टर मंगल, यूजली लोग कहते हैं कि अगर हम आईवीएफ करवा लें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ही नहीं है.
तो क्या नहीं नहीं सच में नहीं, ये वैसा सही है? no 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 not at all, not at all. Although we place the embryo inside the uterus, हम लोग यूट्रस में ही एम्ब्रियो को प्लेस करते हैं, बट वी हैव सीन केसेस जहां पर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आने की वजह से एम्ब्रियो ट्यूब में डिस्प्लेस होकर जा सकता है. वी कैन नेवर रूल आउट एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी आफ्टर आईवीएफ, हम ये नहीं कह सकते. बट आईवीएफ से पर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते भी नहीं है. जितना नेचुरली कंसीव करने में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, उतना ही आईवीएफ में है. Yes, ectopic ओके, pregnancy can happen even after IVF. आईवीएफ, राइट. बट आई डोंट नो व्हाई काफी कम केसेस शायद ऐसे सुनने में आए हैं कि आप आईवीएफ के थ्रू एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हुई हो जिसमें. Yes. So we have another query related to unblock, yes, procedures to unblock the tubes. Is it really possible to unblock the tubes? अगर है तो क्या procedures है? Yes. See, case selection is very important. Case selection मतलब जब हम लोग लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं, हम्म. समटाइम्स वी फाइंड वेरी माइनर ब्लॉक्स. माइनर ब्लॉक्स मतलब सिर्फ आपका जो ट्यूब का जो नॉर्मल सिक्रीशंस हैं, उसकी वजह से सिर्फ ट्यूब में आप ये कह सकते हैं कि जस्ट वो सिक्रीशंस ट्यूब को ब्लॉक कर रहे हैं. देयर इज नो फिजिकल ब्लॉक, एक्चुअली ट्यूब बंद नहीं है, बट अंदर कुछ हम्म. डेब्रिस है या फिर कुछ सिक्रीशंस की वजह से ट्यूब काम नहीं कर रहा था. सो दीज आर द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर कैनुलेशन ऑफ ट्यूब्स. यानी कि हम एक वी पुट अ वेरी फाइन कैनुला एंड वी कैन एक्चुअली हम उस जो फॉल्स जो हमारा एक ब्लॉकेज है उसको हम लोग वेरी वेरी इजीली वी कैन टेक केयर ऑफ इट. बट इन केसेस ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज ड्यू टू इन्फेक्शन, जहाँ पर कुछ इन्फेक्शन या टीबी के कारण ट्यूब हमारा ब्लॉक है, वहां पर द ब्लॉकेज इज एक्चुअली मल्टीपल. बहुत सारी जगह पर ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती है, उसको हम लोग कैनुला से या फिर लैप्रोस्कोपी के थ्रू रीओपन नहीं कर सकते हैं. Another case where actually recannulation surgeries are successful is जहाँ पर ट्यूब को फैमिली प्लानिंग के पर्पज से लाइगेट कराया गया. यानी कि फैमिली प्लानिंग स्टरलाइजेशन किया, पर किसी रीजन से आगे अनफॉर्चुनेटली कोई बेबी सरवाइव नहीं किया है, एंड नाउ दे आर प्लानिंग फॉर अनदर बेबी. तो बिकॉज द ट्यूब इज एक्चुअली नॉट नॉट इट वाज नॉट ब्लॉक्ड, डिजीज नहीं था, सिर्फ एक सर्जरी के कारण उसको लाइगेट किया था, उसको बांध दिया था. तो वी कैन एक्चुअली रीओपन दैट ट्यूब एंड वी कैन टेक अ चांस. ओके. बट अगर जैसे आपने बोला कि वी कैन रीओपन, तो जब हम उसको रीओपन कर रहे हैं तो वो ट्यूब का लेंथ या ट्यूब यस के यस एंड्स में कुछ ऐसा फर्क नहीं यस पड़ेगा, लाइक वो वैसे ही पड़ेगा. रहेगा? No, 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 it's not like that. See, whenever we reopen a tube, जब भी हम लोग ट्यूबल रिकैनुलेशन भी करते हैं, तो हम लोगों को ट्यूब्स के जो मार्जिन है उनको फ्रेशन अप करना होता है. यानी कि जहां से हमने लाइगेट किया है वहां से दोनों मार्जिन कट करके एंड अगेन वी पुट स्टिचेस टू रीएनास्टोमोस द ट्यूब. सो कुछ केसेस में ट्यूब उस टाइम पर हमें ओपन नजर आता है, पर बाद में जाकर हीलिंग के दौरान वो ट्यूब क्लोज हो जाता है फर्दर. कुछ केसेस में जहां पर लाइगेट करते समय यानी ट्यूब को बंद करते समय काफी बड़ा एक पोर्शन ट्यूब का ले लिया गया था, वहां पर वापस से जब हम उनको रीएनास्टोमोस कर रहे हैं, ट्यूब्स का लेंथ काफी शॉर्ट हो जाता है, ट्यूब्स में खिंचाव आ जाता है. तो ट्यूब को ओपन करने का प्रोसीजर जो है 100% सक्सेसफुल नहीं है. दिस इज ऑल्सो सक्सेसफुल इन 30 to 40% ऑफ द केसेस. एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन, केस सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जहां पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट ट्यूब्स हैं या डिजीज ट्यूब्स हैं, वहां पर ट्यूब्स को रीओपन करने का सर्जरी, इट्स वी नो दैट इट्स गोइंग टू बी अ फेलियर. बट राइट. यस, इन लैप्रोस्कोपिक लाइगेशन जहां पर लैप्रोस्कोप से बहुत छोटा आपका ट्यूब का पोर्शन लाइगेट किया गया था, yes, you can give it a trial again if you are young and you don't have any other associated factor. राइट. तो अगर हम बात करें घूम फिर के, हम एज पे जरूर आके अटक जाते हैं. Yes. So, doctor, I have one query. I want to ask the authenticity of this test, HSG. Since my right tube was blocked and I was able to conceive with right side only, though pregnancy didn't stay, but sac was formed. Okay. Okay. HST में राइट ट्यूब को ब्लॉक बताया, बट जब आपका राइट साइड पे एग बना तब
सेम साइकिल में आपने कंसीव भी कर लिया। Right. इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो देयर इज अ ट्रांसपेरिटोनियल माइग्रेशन ऑफ एग एट टाइम्स। राइट साइड पे एग बना, एग रिलीज हुआ, एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि लेफ्ट ट्यूब ने उसको पिक कर लिया। ठीक है, so that could be one of the reasons how you conceive. And the other is that जब आपने HSG कराया था, जैसे कि मैंने बोला कि HSG is a very painful test, not a very painful test, but yes, it is a painful test. तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जब डाई इंट्रोड्यूस करते हैं तो पेन की वजह से ट्यूब में स्पाज्म आ जाता है, एंड दैट लुक्स लाइक अ ब्लॉक टू अस। हमें फिल्म में वो ब्लॉक नजर आ रहा होता है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट अ ब्लॉक। तीसरी चीज इसमें ये हो सकती है कि HSG बीइंग सब्जेक्टिव, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत हद तक डिपेंड करता है आपकी जो HSG की फिल्म है उसकी क्वालिटी पे, जो आपकी फिल्म को रीड कर रहा है उस पे। तो many times we have seen that people come to us with patent tubes, but when we look at the film, we find that the tubes are not very good, and vice versa। ट्यूब्स को ब्लॉक बताया हुआ है, बट जब हम लोग केयरफुली उसको एक्सरे को रीड कर रहे हैं तो समटाइम्स वी फाइंड दैट द ट्यूब हैज अ पोटेंशियल। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ, बट स्टिल इफ यू वांट टू कंफर्म, लेप्रोस्कोपी कैन बी डन। लेप्रोस्कोपी से हमें कंफर्मेशन हो जाता है इस चीज। Okay. So again, if you are in the session and listening to the answer of your query, then please, जैसे डॉक्टर ने बताया कि if you have any doubts related to this, then please laparoscopy is the best choice for you. Yes. Uh, we have another query related to tube, right? So at times, this lady is asking that there's some liquid discharge from her tube, and doctor advised her to go for clipping of the tube. So how to proceed further? Is it advisable to do the clipping? यस। सी, पहली बात तो आपका ट्यूब्स ब्लॉक्ड है ना। तभी बेसिकली जो आप बोल रहे हैं उसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में हाइड्रोसल्फिंक्स कहते हैं। हाइड्रोसल्फिंक्स का मतलब ये है कि आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं एंड इन्फेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन। इट कुड बी ट्यूबरकुलोसिस, कुछ और इन्फेक्शन भी हो सकता है। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो पस है वो फॉर्म हो रहा है ट्यूब्स में, पर बिकॉज द ट्यूब इज ब्लॉक्ड, पस इज नॉट एबल टू कम आउट। तो पस का कलेक्शन या फ्लूइड का कलेक्शन, उसको हम लोग हाइड्रोसल्फिंक्स कहते हैं। अगर ट्यूब ब्लॉक्ड है और हाइड्रोसल्फिंक्स है तो हम लोगों को IVF ही प्लान करना पड़ता है। पहली बात तो अगर ट्यूब ब्लॉक्ड है तो वी नो देयर इज नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू गो फॉर IVF। पर जब भी हम लोग IVF पे जा रहे हैं, बिकॉज द ट्यूब्स एंड यूट्रस आर कनेक्टेड, इट्स ऑलवेज बेटर अगर आपके ट्यूब्स में कुछ भी फ्लूइड डिस्चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो वो फ्लूइड डिस्चार्ज इट कैन सीप इनटू योर यूट्रस। यूट्रस में आके वो हमारे IVF की प्रेगनेंसी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो एज अ प्रोटोकॉल व्हाट वी डू, हम लोग उस ट्यूब को डी लिंक करते हैं, क्लिपिंग करते हैं, उसको यूट्रस से कनेक्शन को हम लोग हटा देते हैं। देन वी वेट फॉर अनदर 3 months एंड देन वी डू एन IVF एंड देन वी डू एन एम्ब्रियो ट्रांसफर। यानी कि ये पूरी तरह से एडवाइजेबल है, और ये एडवाइजेबल तभी है अगर आप IVF की प्लानिंग कर चुके हैं। Okay, right. And she is asking, is there any medicine to treat this, or clipping is the only option? अगर हम लोग IVF प्लान कर रहे हैं तो हमें क्लिपिंग करके ही प्रोसीड करना है अगर आपके ट्यूब में फ्लूइड है। अगर हम लोग बिना क्लिपिंग के IVF प्लान करते हैं तो हमारे सक्सेस रेट्स डाउन हो जाएंगे। क्यों डाउन हो जाएंगे? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन्फेक्शियस जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है वो आपके एम्ब्रियो को स्टिक नहीं होने देगा। तो जब हम लोग IVF प्लान कर चुके हैं, इट्स ऑलवेज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ क्लिपिंग। हम क्लिपिंग करें, फिर IVF प्लान करें, और इस बीच हम लोग 3 months का ब्रेक लें। टैबलेट से या एंटीबायोटिक से हाइड्रोसल्फिंक्स यानी उस फ्लूइड को रिजॉल्व करना ज्यादातर केसेस में पॉसिबल नहीं होता है। यस, वी ऑल्सो गिव एंटीबायोटिक्स, but that is to take care of the infection, not to improve the success rates of IVF. No, क्लिपिंग जरूरी है। अगर हाइड्रोसल्फिंक्स है तो क्लिपिंग करना, देन 3 months वेट करना, एंड देन IVF करना। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। राइट। सो आई थिंक आपको जवाब मिल गया कि अगर आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है क्लिपिंग, तो यस, दिस इज द राइट वे योर ट्रीटमेंट शुड प्रोसीड फर्दर।
Doctor, very common question is coming that how long does it take the embryo to travel from fallopian tube to the uterus? देखिए, एक्चुअली fallopian tube is not just the conduit between the ovary and the uterus. एक्चुअली जो fertilization हो रहा है, that is also happening in your fallopian tube. So eggs और sperms जो fertilize हो रहे हैं, वो भी fallopian tube में ही हो रहे हैं. एंड देन जो हमारा जो embryo फॉर्म हो रहा है, वो भी fallopian tube में ही फॉर्म होता है. बाय द टाइम embryo is डे 4, जब 4th या 5th डे का embryo बन जाता है, जिसको हम blastocyst बोलते हैं, that is the time continuously the embryo is traveling towards the uterus. So fertilization से लेकर next 3 to 5 days का time is the actual time when the embryo actually reaches the uterus from the tube. Okay, this is also new for me. अब मुझे पता Yes. चला कि कितना टाइम लगता है. Many people think that fertilization happens in uterus. So basically, actually, it's the fallopian tube where fertilization happens. Embryo भी वहीं बनता है, and it takes 3 to 5 days for the embryo to travel inside the uterus, and then it implants in the uterus. डॉक्टर, एक और क्वेश्चन है हमारे पास. इट इज रिलेटेड टू IVF प्रेगनेंसी. इट इज ऑलवेज सेड दैट इफ योर लेवल्स आर हाई एंड योर रिपोर्ट्स आर पॉजिटिव, so at high level also indicates tubal pregnancy. Is it true? No, 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 no. It's not the high level. It's actually the other way around. It's the low level of beta-HCG. Pregnancy test positive आ रहा है, and we are going for a blood test. beta-HCG हम लोग करवा रहे हैं, and it comes to the low level. Like suppose it's in the range of 100 to 150, वहाँ तक आ रहा है. So we always get alert that it could be a tubal pregnancy. इतना low level अगर आ रहा है after a missed period, you are doing your beta-HCG and it's a low level. So we always get alert that it could be a tubal pregnancy or an ectopic pregnancy. So what we do, एक beta-HCG की रिपोर्ट से हम लोग पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते हैं इस चीज को. हम लोग 2 days के बाद we always get a repeat test, दोबारा से beta-HCG हम लोग करवाते हैं. एंड अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो विद इन 2 days, आफ्टर 48 hours, अगर आपके जो इनिशियल बीटा-HCG लेवल्स हैं वो 66% या उसके बिलो है, उसका राइज या तो राइज नहीं हो रहा है या 66% के अंदर अंदर राइज है, तो उसमें देयर इज अ वेरी हाई सस्पिशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. बट इफ द राइज इज मोर देन 66%, लाइक आपका इनिशियल लेवल 100 है एंड आफ्टर 2 days it's 200 or 250, then we say that then it goes against tubal pregnancy. Okay, राइज right. अच्छा है तो मोस्ट लाइकली इट्स अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, यूट्रस में प्रेगनेंसी है. पर अगर राइज कम हो रहा है, आपका 66% से कम राइज हो रहा है, तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक है. ओके. सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी ने कहा कि आपके लेवल्स एक्टोपिक इंडिकेट कर रहे हैं या यूट्राइन प्रेगनेंसी है, तो बेटर टू विजिट डॉक्टर एंड प्लीज फैक्ट चेक कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है जो किसी के साथ हुआ वो आपके साथ हो. सो डॉक्टर, one thing, endometriosis could be the reason for blocked fallopian tubes. Yes, it could be. Basically, endometriosis, what is it? Endometriosis means जो आपका यूट्रस का जो लाइनिंग है, it's developing outside the. आपका So हाँ जी. yes, endometriosis basically means that the lining of uterus is developing outside the uterus, है ना. यूट्रस में जो आपकी जो परत बन रही है वो कहीं और डेवलप हो रही है, तो वो मोस्ट कॉमन साइट इज ओवरीज. मोस्ट ओवरीज में डेवलप होती है. सो व्हाट हैपेंस, दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन, दिस इज डेफिनेटली एबनॉर्मल. इस कंडीशन में एडिशंस बहुत ज्यादा कॉमनली देखने में मिलते हैं. एडिशंस मतलब कि जो ओवरी है एंड जो ट्यूब है वो आपस में चिपक जाती है, या तो गट से चिपक जाती है या फिर एब्डोमेन के और किसी ऑर्गन से चिपक जाती है. तो बिकॉज ऑफ दैट, पहली बात तो एडिशंस की वजह से, यानी कि ट्यूब्स और ओवरीज किसी और ऑर्गन के साथ चिपक गई हैं, सो ट्यूब जो स्ट्रेट था वो अभी आपका टिल्ट हो गया है, या फिर आप किंक बोल सकते हैं उसको कि वो किंक हो गया है. तो बिकॉज ऑफ दैट द ट्यूब कैन गेट ब्लॉक्ड एंड रिपीटेड हेमरेजेस की वजह से, रिपीटेड इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से भी ट्यूब के ऊपर कई बार इम्प्लांट्स बन जाते हैं, उसकी वजह से भी ट्यूब का फंक्शन
बहुत केसेस में रिड्यूस हो जाता है, या फिर ट्यूब्स में ब्लॉकेज बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, यस इट इज पॉसिबल। ओके, एंड सो यस, फॉर कंफर्मेशन of the laparoscopy again. अच्छा, ओके, अगेन लेप्रोस्कोपी इज रियली इम्पोर्टेंट। And we have one query related to tuberculosis infection. So is it possible that अगर tuberculosis का infection है तो वो हमारी ट्यूब्स को और हमारे यूट्रस को खराब कर देगा? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिजीज दैट कैन इफेक्ट एनी ऑर्गन। ट्यूबरकुलोसिस का मोस्ट कॉमन साइट तो लंग्स होता है, बट दोज हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ऐसा नहीं है कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी साइट इज लंग्स। मोस्टली लंग्स में इन्फेक्शन होकर वो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स में ट्रैवल करता है। तो ट्यूबरकुलोसिस, जब वंस यू आर डायग्नोज्ड विद जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि जब एक बार जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस मतलब आपके यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स या फिर ओवरीज में टीबी का इन्फेक्शन होना, तो जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का मोस्ट कॉमन साइट जो है वो फेलोपियन ट्यूब्स है। एंड यस, इफ इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत लंबे टाइम से टीबी चल रहा है, डायग्नोज नहीं हुआ है या प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ है, इट मे लीड टू ट्यूबल ब्लॉकेज, इट मे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। So we can say that yes, infection से possibility है कि it will affect your tubes, again it will affect your uterus also. Doctor, usually we all know कि हाँ We all tubes know कि हाँ ट्यूब्स भी काम है, ये काम है, but we tend to but we ignore. tend to ignore So what you what suggest you suggest 3 सालों के बाद सालों के बाद ट्रीटमेंट फॉर नेचुरल फॉर कंसेप्शन, नेचुरल कंसेप्शन, तो हमें कब हमें सोचना कब चाहिए कि it's सोचना the चाहिए कि time to it's the go time to tubal? ट्यूबल? देखिए, आइडियली स्पीकिंग, वंस यू आर ट्राइंग फॉर 12 मंथ, अगर आपका एज लेस देन 35 ईयर्स है और आप लोग 1 ईयर से ट्राई कर रहे हैं, 12 मंथ्स हो गए हैं, तब तो आपको 1 ईयर के बाद ही कंप्लीट इवैल्यूएशन करा लेना चाहिए। एटलीस्ट अ बेसिक पीडी अल्ट्रासाउंड, जिससे हमें पता लगता है कि आपके एग्स का रिजर्व कैसा है, आपका यूट्रस कैसा है। एक बेसिक ट्यूबल टेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एचएसजी या लैप्रोस्कोपी, बोथ आर इक्वली गुड ऑप्शंस इन यंग केसेस, ये हमें ज़रूर करवाना चाहिए। एंड ऑल्सो हस्बैंड का एक स्पर्म टेस्टिंग, ये 3 चीज़ें हमें डेफिनेटली प्लान कर लेनी चाहिए अगर आपका एज 35 ईयर्स के अंदर अंदर है और 1 ईयर से ट्राई कर रहे हैं। बट अगेन यूल से फिर से एज आ गया है, बट येस अगेन, इफ योर एज इज मोर देन 35, then don't even wait for 1 year. It's always better to go ahead with the testing once you have tried for 6 months. ओके फाइन। ओके फाइन। यूजली हमने देखा कि लोग ट्यूबल ट्यूबल टेस्ट को करवाते करके नहीं बताया बताया या हमारे ट्यूब के साथ कुछ के साथ कुछ होगा ही नहीं। डू वी हैव Do we have any सिम्टम्स और symptoms or इंडिकेशंस indications कि कि हमारी हमारी खराब है या ट्यूब में कुछ ब्लॉक है? देखिए, बिकॉज ट्यूब इज नॉट एन एसेंशियल ऑर्गन, ऐसा ट्यूब के ब्लॉकेज का या ट्यूब के इन्फेक्शन का डायरेक्टली हमें कोई सिम्टम नहीं मिलता है। इसलिए ये कहना कि हमारे केस में ट्यूब ब्लॉक नहीं हो सकता, दिस इज नॉट राइट। तो इफ यू आर नॉट एबल टू कंसीव, देन गो फॉर अ ट्यूब टेस्टिंग फॉर श्योर। यू शुड गो फॉर अ ट्यूब टेस्टिंग इफ यू आर नॉट एबल टू कंसीव। किसी के भी ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं, इवन इफ यू डोंट हैव एनी सिम्टम। पर अगर सिम्टम्स की बात करें, हाउ कैन यू एक्चुअली, हम लोगों को कैसे सस्पिशन होता है दैट दिस कुड बी अ केस ऑफ अ ट्यूबल फैक्टर, जहाँ पर हिस्ट्री में कभी ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री है या फिर फीमेल हिस्ट्री दे रही है वेजाइनल डिस्चार्ज का, प्रोफ्यूज वेजाइनल डिस्चार्ज है, कंटिन्यूसली रिकरेंट इन्फेक्शंस रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री रहा है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हिस्ट्री रहा है। इन केसेस में हम लोग ज़्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं ट्यूब को लेके। But even if you are not suspicious, even if you don't have any symptoms, we cannot actually say कि tube block नहीं होता। राइट, क्योंकि हमने बहुत लोग कहते हैं कि मेरे ब्लड फ्लो इज फ्लो इज ऑल्सो आल्सो हमारे ट्यूब में तो कुछ हो ही नहीं। ट्यूब, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि ट्यूब का ब्लॉक होने का कोई भी डायरेक्टली सिम्टम हमें मिलता ही नहीं है। तो ये अज्यूम करना कि ट्यूब्स ब्लॉक नहीं हो सकते, दिस इज नॉट राइट। इफ यू आर नॉट एबल टू कंसीव, गो फॉर दीज
फ्री टेस्टिंग, अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपना ओवेरियन रिजर्व एंड यूट्रस चेक करें, ट्यूब्स का टेस्टिंग कराएं, हस्बैंड का स्पर्म टेस्टिंग करें. These three are the basic tests. There is no shortcut to this. Right. Right. Okay. So, आपकी मेरी आवाज डबल No, no. I can. अच्छा, I I don't clear. know. I don't know. This. So very common. It's really It's really possible to consider. So yes, So yes, it is possible. IVF IVF IUI. IUI. डॉक्टर एक बहुत important. usually लोग going for or without visiting fallopian fallopian tubes, they they usually move ahead with IVF. So what you So what you suggest suggest for people people proper guidelines guidelines की अगर हम रहे हैं तो आपको ट्यूबल ट्यूबल टेस्ट टेस्ट होना See, ideally, as I said that there is no shortcut for these three things. ये चीजें तो हमें तीनों करनी ही करनी है. ट्यूब्स भी देखना है, स्पर्म्स देखना है, एंड ओवेरियन रिजर्व एंड यूट्रस ये हमें देखना है. इफ वी आर मिसिंग इवन वन थिंग, अगर हम बिना ट्यूब्स टेस्ट के IUI करते हैं, yes we can get results, we can get good results also in IUI. But then in case your tubes are blocked या फिर एक ट्यूब blocked है, एक ट्यूब open है, in such cases you are not going to get results with IUI. But again, as clinicians, we also have certain limitations. Sometimes what we feel is that the patient is very young, बहुत young patient है, and we know that husband के sperms अच्छे नहीं है. We have a known factor. So just on a trial basis, we can give 1 or 2 trials of IUI. Once we know that there is some other reason, या फिर PCOS में हम लोग जानते हैं a person is not able to conceive because of anovulation, eggs नहीं बन रहे हैं या sperms अच्छे नहीं है, तो इन cases में हम लोग 1 या 2 shots IUI के directly भी दे सकते हैं. But when we don't have any other reason, everything looks good, then it's absolutely important to test for the tube. या फिर लॉन्ग मैरिड लाइफ है, एज फैक्टर आ रहा है, तो IUI करने से पहले ट्यूब का टेस्ट कर लेना डेफिनेटली आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट इट टू यू. So again I don't know मुझे वॉइस दोबारा आ रहा है. आपको no, to an extent there is some echoing, but then it's fine. So as डॉक्टर की शॉर्ट है, अगर आप ट्रेन में हैं then please step by step don't miss any step because miss करने से आपकी कुछ ना कुछ issues जरूर आए. So Dr. Ruchika, for a tubal test. I'm sorry, can you please repeat? I think कुछ थोड़ा ये रिलेट करके आप Yes, tell me. अब आपको आवाज ठीक आ रही है? अब ठीक है, राइट? वो उससे थोड़ी मुझे दोबारा सुन रही थी. तो व्हाट आई वाज आस्किंग कि ऐसा कुछ पार्टिंग नोट फॉर आवर व्यूअर्स, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन है ट्यूब्स को लेके. लोगों को लगता है कि ट्यूब दिख रही है बट देन ऑल्सो प्रेगनेंसी नहीं है, बिकॉज ट्यूब इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड थिन पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो व्हाट यू सजेस्ट कि अगर ट्यूब ब्लॉक है देन ऑल्सो देयर इज नथिंग टू वरी, देयर इज ऑलवेज ऑप्शन एंड पॉसिबिलिटीज फॉर यू. सो एनी पॉजिटिव थॉट related to this? See, there are 3 possibilities. The first possibility is that you got a tubal testing done. पहली बात तो tube testing से घबराएं नहीं. It's a little painful test, but it's always very informative. In most of the cases, जो information हमें tube test से मिलता है, वो बहुत important है किसी भी fertility case में. So my first take home message would be go for a tubal testing. Please don't try to avoid it once your doctor has suggested it to you. Number 2, if the tubes are good, if both the tubes are open,
stay assured, look for other factors, कुछ और reason तो नहीं है. If all the factors are good, you can go for natural conception or you can also go for IUIs. If one of the tubes is blocked and the other is absolutely good, even then you can go for 1 or 2 chances of IUI. Yes, pregnancy can happen. In case both the tubes are blocked, आपको एक बार पता लग जाता है दोनों tubes blocked हैं, पर ये diagnosis HSG में आया है, तो आपके पास 2 options रहते हैं, या तो हम इसको confirm करें laparoscopy से, या फिर हम लोग IVF की planning करें. Again, अगर आपका कुछ और एसोसिएटेड फैक्टर है, हस्बैंड का भी फैक्टर आ रहा है, स्पर्म्स आर नॉट गुड, एज ज्यादा है, मैरिड लाइफ ज्यादा है, तो लैप्रोस्कोपी की जगह आप डायरेक्टली आईवीएफ को यू कैन गो फॉर आईवीएफ. बट इन केस अभी आईवीएफ का आपका माइंड मेकअप नहीं है या फिर एज कम है और कुछ रीजंस नहीं है, देन गो फॉर अ लैप्रोस्कोपी, कंफर्म करें. इफ यू गेट टू नो दैट द ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, ट्यूब्स का ब्लॉक है, आपको पता लग जाता है बोथ द ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, please go for IVF as soon as possible. As I always stress on this thing, that age is the most important factor which determines your success rate. जितना आप यंग हैं उतना IVF में सक्सेस रेट्स आपको बेटर मिल सकते हैं. सो गो फॉर इट सूनर देन लेटर. एंड एज यू सेड दैट ट्यूब्स ब्लॉक भी हैं और ट्यूब्स में फ्लूइड भी है, हाइड्रोसल्पिंग्स है, देन आईवीएफ से पहले हमें एक एडिशनल प्रोसीजर करना होता है व्हिच वी कॉल एज ट्यूबल क्लिपिंग और ट्यूबल डीलिंकिंग. दैट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. So again, just ट्यूब ब्लॉक होना एक आम बात है, एंड वी हैव अ वेरी गुड टेक्निक. आईवीएफ इक्सी से हम लोग ट्यूबल ब्लॉक में प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं. डेफिनेटली वी कैन अचीव अ प्रेगनेंसी. Just that the younger you are, the better chances you have. So don't waste any further time. राइट. और ये मत सोचिए कि अगले महीने जाऊंगी, चलो फिर चली जाऊंगी, फेस्टिवल्स आ रहे हैं फिर चली जाऊंगी. टाइम इज इम्पोर्टेंट एट राइट एज, एंड प्लीज डू सिलेक्ट your doctor very carefully. And if you are in Jaipur or nearby areas, then please visit Dr. Suchika at Vansh IVF Jaipur, or you can just drop us a simple message और हम आपको डायरेक्ट कनेक्ट करवाएंगे डॉक्टर के साथ. Don't waste your time. आपका टाइम ही है जो आपके काम आने वाला है. अगर IVF जरूरी है तो जरूर करवाइए, and please do achieve your parenthood as early as possible. And thank you, Dr. Suchika. Thank you so much for joining today for this wonderful session. Hope we cleared all queries. Thank you so much. Ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. And all the best to all the audience. Thank you.